बहुत सारा स्वागत है आप सभी का आज की वन शॉट बैंकिंग अवेयरनेस में। और आज का जो हमारा टॉपिक है दिस इज टाइप्स ऑफ अकाउंट। कितने कितने तरीके के अकाउंट होते हैं, हम आज उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। अच्छा, अगर आप ये जब भी देख रहे हो तो अभी सोचो कि आपका एक बैंक में कौन सा अकाउंट है। अगर आपका किसी बैंक में कोई अकाउंट है तो कौन सा है। एंड आई एम प्रिटी श्योर आप में से 90% ऐसे लोग होंगे जिनका जो अकाउंट होगा इट माइट बी सेविंग्स अकाउंट, है ना। मेजॉरिटी, कुछ का करंट होगा, जो लोग बिजनेस वगैरह से होंगे या कुछ एफडी आरडी होंगे, लेकिन मेजॉरिटी लोग जो होंगे वो लोग अभी सेविंग्स अकाउंट बोलेंगे कि मैम आई हैव सेविंग्स अकाउंट। ठीक है, करेक्ट, चलो भाई, तो आपका सेविंग्स अकाउंट है, वेल एंड गुड। नाउ द पॉइंट इज, ये सेविंग्स अकाउंट क्या है, करंट अकाउंट क्या है, एफडी क्या है, आरडी क्या है, इन सबको हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे बहुत ही डिटेल में। इनके बारे में हम आज जानेंगे। ठीक है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज कि जब आप लोग अकाउंट खोलते हो ना कभी भी बैंक में, तो ये दो तरीके से कहलाते हैं। या तो इन्हें कहा जाता है कि दीज आर डिमांड डिपॉजिट, या फिर, अच्छा, डिमांड डिपॉजिट का क्या मतलब है वो भी समझ लेते हैं। डिमांड का मतलब होता है मेरी मर्जी, मैं चाहूं ये करूं, मैं चाहूं वो करूं, मेरी मर्जी। ठीक है, तो डिमांड डिपॉजिट इज लाइक कि जो मेरा मन आएगा, जब मन आएगा पैसे डाल देंगे, जब मन आएगा पैसे निकाल लेंगे। बैंक को इसमें कुछ नहीं करना है। मेरा मन है मैंने पैसे डाल दिए, मेरा मन है मैंने पैसे निकाल लिए, यू आर नो वन टू से। तो डिमांड डिपॉजिट इज लाइक दिस ओनली। कस्टमर्स की मर्जी पे है, उनका जब मन होगा वो पैसे डालेंगे, उनका जब मन होगा वो पैसे निकालेंगे। दिस इज व्हाई इट इज नोन एज डिमांड डिपॉजिट। जो हम और आप पैसे रखते हैं वो डिपॉजिट ही होते हैं बैंक के पास। ठीक है, सो इसमें क्या हो जाता है, ये हो जाता है सेविंग्स अकाउंट प्लस करेंट अकाउंट। ये दोनों ही किस में आते हैं, डिमांड डिपॉजिट में आते हैं। और डिमांड डिपॉजिट के अलावा जो दूसरा होता है उसे टाइम या टर्म डिपॉजिट कहते हैं। ठीक है, सो द नेक्स्ट वन इज टाइम और टर्म डिपॉजिट। अब ये क्या हो जाता है, अभी तक तो बहुत मर्जी चला ली गई। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टाइम या फिर टर्म डिपॉजिट, तो इसका मतलब है एक ऐसा डिपॉजिट जो आप बैंक की टर्म्स एंड कंडीशंस पे फॉलो कर रहे हो। यानी यहाँ पे जब आपसे बैंक कह रहा है तब आप पैसे डाल रहे हो, जब आपसे बैंक कह रहा है तब आप पैसे निकाल रहे हो। बीच में क्या अपने मन से आप कहीं पेमेंट वेमेंट कर सकते हो? नहीं, आप ऐसा भी नहीं कर सकते हो। सो ये होते हैं टाइम या टर्म डिपॉजिट, जहां पर आप बैंक की मर्जी से अपने काम कर रहे हो, अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हो। और इसके सबसे प्रोमिनेंट एग्जांपल्स क्या होते हैं, तो इसके सबसे प्रोमिनेंट एग्जांपल्स हो जाते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट। ठीक है, तो इसके जो दो सबसे प्रोमिनेंट एग्जांपल्स हैं, या जो दो हमारे वहां पर डिपॉजिट्स आते हैं टाइम या टर्म में, ये फिक्स और रिकरिंग होते हैं। ठीक है, सो ये हमने देखे, यहाँ पर हमने देखा सेविंग्स अकाउंट एंड करेंट अकाउंट, और जो टाइम या टर्म डिपॉजिट है यहाँ पे है फिक्स डिपॉजिट या फिर रिकरिंग डिपॉजिट। ठीक है, ओके, अब इन्हें एक एक करके पढ़ेंगे और हम शुरुआत करेंगे सेविंग्स अकाउंट से। अच्छा, इसके अलावा हम लोग इस क्लास में एनआरई अकाउंट्स को भी देख रहे होंगे। डीमैट अकाउंट में आपको यहाँ बता दूंगी, अगर आपको जानना हो, यहाँ पे उसका कोई अर्थ है नहीं तो उसे रहने देंगे, या अगर आपको बहुत इच्छुक होगे तो मैं बता दूंगी थोड़ा बहुत आपको। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं एंड वी विल स्टार्ट विद सेविंग्स अकाउंट। क्या है सेविंग्स अकाउंट? ठीक है, सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज अ सेविंग्स अकाउंट। नाउ, सो व्हेन वी डिस्कस सेविंग्स अकाउंट, एक जनरल, जैसे आप कभी भी बैंक के पास जाओगे, आप सिर्फ ये कहोगे मेरा खाता खोल दो, आप कोई स्पेशल उससे रिक्वायरमेंट नहीं डाल रहे हो, आपने सिर्फ ये कहा मेरा खाता खोल दीजिए। तो इन जनरल बैंक जो आपका खाता खोलेगा वो कौन सा खोलेगा? जनरली जो बैंक आपका खाता खोलेगा वो सेविंग्स अकाउंट होगा। ठीक है, तो सेविंग्स अकाउंट क्या होता है? इन जनरल आप बैंक के पास जा रहे हो, बैंक के पास जाके आप कहोगे कि मेरा ये खाता है, मेरा ये खाता खोल दो। तो जो भी बैंक होगा वो आपसे कुछ खास बोलेगा नहीं, और इन जनरल आपका जो खाता खोल देगा दैट वुड बी द सेविंग्स अकाउंट। ठीक है, तो सेविंग्स अकाउंट क्या होते हैं? जो सबसे नॉर्मल होते हैं, और बैंक के पास आप जाते हो,
कोई अलग से स्पेशल कंडीशन नहीं रख रहे हो, नॉर्मली अपने खाते को खोल रहे हो, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं दिस इज ओनली सेविंग्स अकाउंट। ओके, एक सेकेंड आप लोग मुझे दीजिएगा बस। हाँ, तो उसे आप कहोगे सेविंग्स अकाउंट। अच्छा, अब बात ये आती है कि मैंने सेविंग्स अकाउंट को किस में रखा, मैंने सेविंग्स अकाउंट के बारे में आपको क्या बताया कि ये जो अकाउंट है सेविंग्स अकाउंट, ये सिंपली एक ऐसा मतलब डिमांड डिपॉजिट में आएगा जिसमें आप लोग पैसे डाल सकते हो, पैसे निकाल सकते हो। जो आप लोग यूपीआई वगैरह करते हो वो आप लोग सेविंग्स अकाउंट से ही जनरली कनेक्ट करके करते हो, है ना। जो आप लोग यूपीआई वगैरह करते हो वो आप लोग जनरली सेविंग्स अकाउंट से ही कनेक्ट करके उन सारी के सारी यूपीआई को भी कर रहे होते हो, ठीक है। तो चलो, अब अगर मुझे लिखना हो कि क्या होती है सेविंग्स अकाउंट, इसका अर्थ क्या होता है, तो इसको जरा सा हम लिखते हैं, ठीक है। 1 सेकेंड। हाँ, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, कुछ खूबसूरत शब्दों में इसे हम लिखेंगे एक बैंक अकाउंट जहां पे लोग अपने पैसे को रख सकते हैं और अर्न कर सकते हैं इंटरेस्ट भी, ठीक है। एन अकाउंट where people can deposit their money and can also earn interest on it, ठीक है। तो ये एक ऐसा अकाउंट होता है जहां पर लोग अपनी डिपॉजिट रख सकते हैं और इस पे इंटरेस्ट भी अर्न कर सकते हैं। इसका मेन पर्पस होता है मनी को सेव करने के लिए, ठीक है। तो इसका जो मेन पर्पस होता है ये होता है फॉर सेविंग मनी। सो आई कैन से इट्स मेन पर्पस इज टू सेव मनी। इसका सबसे बड़ा यही पर्पस होता है कि मनी को सेव करें। अब इसके कुछ की फीचर्स की हम बात करते हैं, ठीक है। अब हम लोग जरा सेविंग्स अकाउंट के कुछ की फीचर्स को भी डिस्कस करते हैं, ठीक है, एक एक करके। सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज, जो मैं यहां पर मेंशन करूंगी, तो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो मैं कहूंगी, इस पे आप इंटरेस्ट अर्न करते हो, आपका मनी सेफ है बैंक के साथ, इसमें आप लोगों को डेबिट और एटीएम कार्ड वगैरह सब मिलता है, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, ओके, earns interest money is safe with banks comes with एटीएम और डेबिट कार्ड्स। कौन कौन इसे खोल सकता है बेटा, किसको किसको अलाउड है खोलना, तो ऐसे हम लोग, एक सेकेंड, हाँ ये थोड़ा सा ज्यादा ही टेढ़ा जा रहा है किसी और ही दुनिया में चला गया है। ठीक है, तो ये एटीएम या डेबिट कार्ड भी इसके साथ में मिलता है। कौन कौन इसे ओपन कर सकता है, एक इंडिविजुअल ओपन कर सकता है, ठीक है, चाहे तो दो लोग मिलकर के भी इसे ओपन कर सकते हैं, ओके। और अगर कोई माइनर किसी गार्जियन के थ्रू चाहता है तो वो भी ओपन कर सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, एक डिमांड डिपॉजिट है जहां पे आप लोग इंटरेस्ट अर्न करते हो और जो है सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस वगैरह होती हैं किस पे, जब आप पैसे निकाल रहे होते हो फ्रीक्वेंटली। कैसे रिस्ट्रिक्शन होती है ना, जैसे ये तो डिमांड डिपॉजिट है, कैसे रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन से मेरे कहने का मतलब है कि जब आप इसमें पैसे डालते हो और जब पैसे निकाल रहे होते हो, ठीक है, तो जब आप इसमें पैसे डालते हो और जब आप पैसे निकालते हो, तो ये कहा जाता है कि आप एटीएम से अगर विड्रॉ कर रहे हो तो
सेम बैंक के एटीएम से कहीं-कहीं 3 बार, कहीं-कहीं 5 बार अलाउड है। लेकिन अगर आप सॉरी डिफरेंट बैंक के एटीएम से, सेम बैंक से तो आप कितनी बार करो, लेकिन डिफरेंट से कहीं-कहीं 3 बार अलाउड है, कहीं-कहीं 5 बार। अगर आप उससे ज़्यादा विथड्रॉ करते हो तो कुछ चार्जेस कटते हैं, ठीक है? तो ये एक चीज़ इसके साथ में हो जाती है। अब आप ऐसे समझो कि आप गए सेविंग्स अकाउंट खोलने, ठीक है? समझिएगा। मान लो आप बैंक के पास जाते हो और आप बैंक से कहते हो कि आपने एक सेविंग्स अकाउंट खोलना है। इन जनरल क्या होता है, जो बैंक्स होते हैं वो आपसे 2 चीज़ों के बारे में कहते हैं कि सर हमारा ये वाला अकाउंट है, इसमें आपको मिनिमम इतने मनी मेंटेन करनी होगी। तो कई बारी जब हम जाते हैं तो बैंक हमसे कहते हैं कि देखो हमारा ये वाला अकाउंट है, इसमें आपको मिनिमम इतना तो डिपॉज़िट करना होगा, ठीक है? इतना आप डिपॉज़िट कर दो। और दूसरा जो होता है वो हो जाता है कि भई आप जो है अपना केवाईसी करा लो। ये बात इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे देश के हर एक वर्ग के सभी लोगों के पास में अपना एक खाता होना ज़रूरी है, ठीक है? लेकिन कई बारी कुछ हिंड्रेंसेस आती हैं, उसमें से एक बहुत बड़ी हिंड्रेंस है मिनिमम डिपॉज़िट वाली। क्यों मैं कह रही हूँ? अब आप सोचोगे मैम मिनिमम डिपॉज़िट में कुछ-कुछ बैंक तो 500 भी कहते हैं, वो भी मुश्किल है। हाँ, है। आप सोचो, एक गर्रा मिट्टी कर रहा मज़दूर जो दिन भर में ₹500 कमा रहा है, वो ₹500 कहाँ से बचा देगा कि वो बैंक में मेंटेन करने लग जाएगा? इतना आसान नहीं है, इट इज़ वेरी टफ कि आप ₹500 किसी तरह से दिन भर में कमा रहे हो और आप वही ₹500 मेंटेन भी करने लग जाओ। सो दिस इज़ क्वाइट टफेस्ट थिंग आई विल से, ठीक है, कि एक बहुत ही ज़्यादा टफ चीज़ है। तो फिर क्या करना चाहिए इसके बदले में? ऐसा क्या करें कि चीज़ें थोड़ी-सी सॉर्ट हो सकें? क्या इसके लिए कुछ किया जा सकता है? देखिएगा सभी, हाँ? एक बात को यहाँ ज़रा समझने की कोशिश करिएगा। एक इसका इलाज है, एक इसका उपाय है, क्या है? उसके पहले एक छोटा-सा और एग्ज़ाम्पल समझो कि ये क्यों ज़रूरी है। देखो, सपोज़ करिए सरकार ने कहा, सब मैंने जैसा आपसे कहा कि सबके लिए मिनिमम डिपॉज़िट करना इज़ नॉट पॉसिबल, सब लोग मिनिमम डिपॉज़िट नहीं कर सकते हैं, लोगों के लिए एक चैलेंज है मिनिमम डिपॉज़िट करना। और हमारे देश में सभी का अपना अकाउंट होना भी ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, उस पे हम अगर बात करें, तो मान लीजिए सरकार क्या की, सरकार ने कहा कि देखो हम एक योजना ले आए हैं, इस योजना में जो लोग भी इस फील्ड में काम कर रहे हैं, इन सभी लोगों को डेली काम करने का हम ₹500 देंगे। तो सरकार ने कहा कि जो लोग भी हमारे इस फील्ड में काम कर रहे हैं, उन सभी लोगों को काम करने का हम डेली का 5-500 रुपए देंगे। तो जितने भी लोग काम कर रहे होंगे, सभी के हाथ में 5-500 रुपए होने चाहिए, ठीक है। लेकिन मान लीजिए, ठीक है, लेकिन मान लीजिए क्या होता है कि कोई व्यक्ति है जो वहाँ काम कर रहा है और कोई व्यक्ति है जो वहाँ काम करा रहा है। अब ये जो काम कराने वाला व्यक्ति है, ये क्या करेगा? ये इन सभी लोगों में से मान लीजिए 4-4 सौ रुपए अपने पास रख लिए और इन लोगों को महज़ 100 रुपए दिए। तो यार काम इन्होंने किया, लेकिन उस काम का फल किसने कमाया? काम का फल तो ये बंदा कमाएगा जो मिडलमैन होगा, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इनकी देख-रेख करना, इनको पैसे देना। वो तो अपनी ही जेब भर लिया, काम भी किसी और से करा लिया, पैसे भी भर लिया, तो करप्शन वगैरह ऐसी चीज़ें बढ़ती हैं। आप सोचो, अगर जिसको भी काम करने पे ये पैसे मिलने थे, अगर उसका खाता होता और उस खाते में डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर कर दिए जाते, तब तो ये दिक्कतें आती ही नहीं। यही डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है ना, कि आपके आधार, जिस आधार से आप यहाँ पे रजिस्टर किए हो एक वर्कर की तरह, उस आधार से लिंक एक आपका खाता है, उस खाते में सीधे पैसे जाएंगे। तो बेटा इसके लिए भी खाता होना तो ज़रूरी है ना। लेकिन अगर ऐसे लोगों को कह दिया जाए कि भैया मिनिमम डिपॉज़िट रखना है, मिनिमम डिपॉज़िट नहीं है तो हम आपके खाते नहीं खोलेंगे, तो फिर ये कहाँ जाएँगे? इनका खाता कभी नहीं खुलेगा और इनके साथ तो गलत होता रहेगा। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए एक हमारे देश में अलग से अकाउंट है जिसको हम कहते हैं बीएसबीडीए, ठीक है? तो अगर किसी के पास में पैसे नहीं हैं, तो वो क्या कर सकता है? उस केस में वो अपना बीएसबीडीए ओपन कर सकता है। अब पहले हम बीएसबीडीए को देख लेते हैं, फिर इस वाली कंडीशन पे आते हैं। सो लेट्स लर्न अबाउट बीएसबीडीए। So this is so this is basic savings बैंक डिपॉजिट अकाउंट,
ठीक है। सो दिस BSBDA इज व्हाट? दिस इज बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट। बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट का मतलब है कि इवन विथ जीरो बैलेंस यू कैन ओपन योर अकाउंट। ठीक है। सो इसमें क्या होता है? नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड। ठीक है, यहां पर क्या है? नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड। किसी भी मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। बिना किसी मिनिमम बैलेंस के भी आप इस खाते को खोल सकते हो। अब ये बात आ जाएगी, अच्छा मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्या ये सिर्फ गरीब लोगों के लिए है? नहीं, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ गरीब लोगों के लिए, ये सभी प्रकार के लोगों के लिए ओपन है। ठीक है, तो जो भी है ये उन सभी लोगों के लिए क्या है? बिल्कुल मान्य है। सभी लोग, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ना एज, ना इनकम, ना कुछ। ठीक है, सो आप कह सकते हो देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस like age, इनकम, जेंडर, किसी भी प्रकार का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, किसी भी तरीके का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसा कोई भी व्यक्ति आए यहाँ पे अपना खाता खोलना चाहता है। अगर कोई कहे कि केवल गरीबों के लिए नहीं, ठीक है, तो ऐसे तो ऑलरेडी सेविंग्स अकाउंट था, इसको क्यों लाया गया? इसको इसी से लाया गया क्योंकि ये मिनिमम बैलेंस के बिना खुल सकता है और इसका मुख्य उद्देश्य था फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देना। ठीक है, सो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाना, कि सभी लोगों के खाते एटलीस्ट खुल सके। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव इज फाइनेंशियल इंक्लूजन, कि एटलीस्ट जितने भी लोग हैं हमारे देश में उनका खाता तो खुल सके। अगर खाता खुलेगा तभी तो ये लोग बैंकिंग की सुविधा से जुड़ेंगे। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है? कि हमारे देश के हर एक वर्ग के लोगों को हर एक जगह पर जो बैंकिंग की सुविधा है वो मिल सके। दैट इज ओनली फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, हाँ भाई, तो जैसे हम बात कर रहे थे कि इसका जो मेन पर्पस है दिस इज फाइनेंशियल इंक्लूजन, कि भाई हमारे देश में दूर दराज तक हर एक वर्ग को मिल सके बैंकिंग की सुविधा, और वो तभी मुनासिब है जब सबका अपना खाता होगा। सो ये एक बढ़िया तरीका था कि कोई भी मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट को हटा दिया गया। ठीक है, सो इट विल बी वर्किंग कंप्लीटली लाइक अ नॉर्मल बैंकिंग सर्विस। बस ये सेविंग्स अकाउंट का ही एक एक्सटेंडेड पार्ट हो जाता है कि उनको भी सुविधा मिल सके जो मिनिमम बैलेंस नहीं मेंटेन कर सकते हैं। अब आप लोगों को जनधन योजना के बारे में पता होगा, है ना बेटा? जो ये जनधन योजना है, ये जनधन योजना भी इसी तरीके का आपका खाता खोलता है। ठीक है, चलो, तो ये तो एक बात हो गई। अब अगली बात थी क्या? कि मिनिमम डिपॉजिट नहीं हो पा रहा है सेविंग्स में, तो BSBDA खुल गया। अब जब आप लोग जाते हो सेविंग्स अकाउंट खोलने या कोई अकाउंट खोलने, तो आपका KYC होता है। चलो KYC को जरा समझते हैं। So this KYC is what? KYC is know your customer. What is this KYC? क्यों ये करना जरूरी होता है किसी के भी लिए? तो चलो इसको भी जरा अपन समझ लेते हैं। ठीक है, कि व्हाट इज दिस KYC? ठीक है, सिंपली KYC इज नो योर कस्टमर। जो क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है कि जो भी कस्टमर है उसके बारे में बैंक जान सके, बैंक को पता चल सके अपने कस्टमर्स के बारे में, किस प्रकार का कस्टमर है, और उसमें कुछ इंफॉर्मेशन आपसे लिए जाती हैं। तो हम सिंपल कह सकते हैं नो योर कस्टमर एक प्रोसेस है जिसमें बैंक्स वेरीफाई करती हैं आइडेंटिटी और एड्रेस अपने कस्टमर का। ठीक है, सो बैंक्स आइडेंटिफाई या वेरीफाई को
आइडेंटिटी एंड एड्रेस ऑफ कस्टमर्स। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि जो भी बैंक्स होंगे वो वेरीफाई करते हैं आइडेंटिटी और एड्रेस अपने कस्टमर्स का। केवाईसी का मतलब है कि पहले आप ग्राहक को पहचानो और उसकी जो भी उसकी जानकारी है उसको आप क्या करो, उसको आप वेरीफाई करो। ठीक है, तो केवाईसी में क्या किया जाता है, केवाईसी में मेनली कस्टमर की आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि बंदा सही है, घपलेबाजी तो नहीं होगी कुछ। कैसे, क्या करेंगे ये लोग, आपसे कुछ वो लेंगे, जैसे आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, फोटो, आइडेंटिटी, एड्रेस, जो कॉमन डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके आधार, पैन, पासपोर्ट, वोटर्स आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब होते हैं। ठीक है, अब इससे बहुत सारी चीजें होती हैं जो बैंक जान जाता है कि भाई ये किस प्रकार के कस्टमर हैं, क्या इनका और भी किसी बैंक में के साथ में खाता है, क्योंकि पैन तो आप लोग दोगे और वही पैन आप लोगों के टैक्स वगैरह में भी उसी का ही यूज होता है। तो पैन से पता चल जाता है कि मतलब और कहीं अगर आपने खाता खुलवाया है, अगर उन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करके या अपनी केवाईसी कराई है, तो इनके पास में एक रिकॉर्ड होता है, पता चल जाता है कि इनका यहाँ भी खाता है। अब मान लो कोई अपनी केवाईसी कराया है, ठीक है, एक बैंक में और दूसरे बैंक में भी कराया, खाता खोला, इस व्यक्ति की सैलरी थी 1 लाख, इस व्यक्ति की जो सैलरी थी ये 1 लाख थी, लेकिन जो इसकी डीलिंग्स थी, इसकी डीलिंग्स ऐसी चल रही थी कि जैसे करोड़ों में हो, सैलरी 1 लाख है, लेकिन कभी जा रहा है तो कोई 1 करोड़ का फ्लैट खरीद ले रहा है, कभी जा रहा है फॉरेन की ट्रिप कर ले रहा है। तो ये बात आएगी ना, भाई आपकी सैलरी तो जस्टिफाई नहीं कर पा रही है। अगर आपकी सैलरी नहीं जस्टिफाई कर रही है मतलब कि कुछ ना कुछ तो झोल किया है आपने, है कि नहीं। तो वही है कि भाई इनकी सैलरी जस्टिफाई कर नहीं पा रही है, और अगर सैलरी नहीं जस्टिफाई कर पा रही है मतलब कि इन्होंने कोई झोल किया होगा, उससे पकड़े जा सकते हैं। तो केवाईसी एक तरीके से हमारे देश में इस तरीके से अपराध होने से बचाती है। हम ये कह सकते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग टाइप की चीजों से बचाती है। नाउ द पॉइंट इज मनी लॉन्ड्रिंग क्या है। तो चलो अब जरा हम लोग मनी लॉन्ड्रिंग पे बात करते हैं। देखो मनी लॉन्ड्रिंग का, देखो लॉन्ड्री को क्या हम कहते हैं, ये कपड़े लॉन्ड्री पे दे दो, यानी कि गंदा जो कपड़ा है उसको साफ कर दो। तो अगर कोई कहता है ऐसा करो ये कपड़े ना लॉन्ड्री पे दे दो, इसका मतलब हुआ कि ये कपड़ा है जो कि गंदा है, इसको दे दो ये साफ हो जाए। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग का क्या मतलब होता है, मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है, ये थोड़ी ना होगा कि यार नोट पे लिखा हुआ था मिस्टर एक्स बेवफा है, तुमने नाम मिटा दिया, ये नहीं होता है। इसका मतलब है गलत तरीके से कमाए हुए पैसे को सही तरीके से यदि कोई प्रोजेक्ट कर रहा था तो वो चीज पकड़ी जाए। यानी कि कोई व्यक्ति है जो ब्राइबरी वगैरह या कुछ गलत काम कर रहा है और उन पैसों को मार्केट में यूज कर रहा है, तो वही चीज मनी लॉन्ड्रिंग है। ओके, तो ये कह लो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ब्लैक मनी इनटू व्हाइट मनी। ठीक है, सो वी कैन से the process of conversion of black money into व्हाइट मनी। तो ये जो प्रोसेस होता है कन्वर्जन का कि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करो, इसी को ही कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है बेटा, मनी लॉन्ड्रिंग को करने के 3 स्टेप्स होते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग जो है इसको करने के 3 स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से 3 स्टेप्स होते हैं? इसको कहते हैं प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन। तो ये बेसिकली 3 स्टेप्स में की जाती है। कौन कौन से स्टेप्स हो जाते हैं? ये हो जाता है प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन। ठीक है, सो नाउ व्हाट इज दिस प्लेसमेंट? प्लेसमेंट का मतलब हो गया कि जब आप मतलब कोई भी जो व्यक्ति है वो इलीगली पैसों को अर्न कर रहा है और उसको बैंकिंग या फाइनेंशियल सिस्टम में डाल रहा है। ठीक है, यानी किसी ने ब्राइब लिया और उस कैश को वो बैंक अकाउंट में डाल दिया।
ठीक है, उससे बैंक ड्राफ्ट ले लिया या कोई प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट ले लिया या कोई एक्सपेंसिव सामान खरीद लिया, तो ये गलत तरीके से कमाए हुए पैसों को आपने सिस्टम में डाल दिया। लेयरिंग का मतलब होता है हाइडिंग द सोर्स। दूसरा स्टेप ये होता है जहां पे आप कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन कर रहे हो ताकि जो इसका ओरिजिनल सोर्स है वो ना मिले। और इंटीग्रेशन का मतलब है कि आप इसको लीगल दिखा रहे हो। ये फाइनल स्टेप होता है जहां पे मनी री एंटर करेगा और ये लगेगा बिल्कुल लीगल है। जैसे किसी ने फिर क्या किया, प्रॉपर्टी वगैरह खरीद लिया, तो प्लेसमेंट है कि मनी को आप रख रहे हो, लेयरिंग है यानी कि आप सोर्स को हाइड कर रहे हो, और इंटीग्रेशन है जिसमें आप इसको दिखा रहे हो मेकिंग इट इलीगल। ठीक है, सो ये कुछ स्टेप्स हो जाते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के। इस तरीके की वारदात को रोकने के लिए कस्टमर्स का केवाईसी करना जरूरी है ताकि पता रहे कैसा कस्टमर है, कितनी अर्निंग है, क्या करता है, ये सब पता रहे। तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। ठीक है, एंड दैट कम्स विथ दिस थिंग ओनली। ठीक है, अब मान लीजिए कोई जेन्युइनली ऐसा व्यक्ति है, जैसे अगर मैं कहूँ कि कोई व्यक्ति है और उसके पास में केवाईसी के सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं है। ठीक है, कोई व्यक्ति है जिसके पास में केवाईसी के सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कुछ अभी रह गया है। ओके, सो बेटा जब ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति जेन्युइनली जिसके पास में जो जेन्युइनली नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है क्योंकि उसके पास में सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कुछ डॉक्यूमेंट्स अभी रह गए हैं, तो उस केस में इसका BSBDA स्मॉल अकाउंट खुल जाता है। तो अगर कोई सच में किसी के पास में नहीं है सारे डॉक्यूमेंट्स, तो वो क्या करे? मान लो केवाईसी का एक डॉक्यूमेंट है, एक नहीं है, सिंप्लीफाइड केवाईसी की गई है, पूरी शक्ति के साथ अभी नहीं की गई है, तो इसको सिंप्लीफाइड केवाईसी कहेंगे, पूरी तरीके से नहीं हुई है, तो ये अपना BSBDA स्मॉल अकाउंट खोलेगा। ठीक है, अब जरा हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज दिस BSBDA स्मॉल अकाउंट। ठीक है, जरा हम लोग ये पढ़ लेते हैं कि BSBDA स्मॉल अकाउंट आखिर में क्या है। चलो इसको देखते हैं। तो यहाँ पे तो हमने BSBDA देखा, यहाँ हो जाएगा BSBDA स्मॉल अकाउंट। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है बेटा, ऐसे याद रखिएगा कि ये एक ऐसा अकाउंट होता है जो उन कस्टमर्स के लिए खुलता है जिन्होंने कंप्लीट नहीं किया है केवाईसी डॉक्यूमेंट को। ठीक है, सो स्मॉल अकाउंट इज मेंट फॉर कस्टमर्स हु डू नॉट हैव कंप्लीट केवाईसी डॉक्यूमेंट्स। ओके, ठीक है, तो बेटा ये उन कस्टमर्स के लिए हो जाता है जिनके पास में कंप्लीट केवाईसी डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं। ओके, ये उनके लिए स्पेसिफिक होता है कि भाई आपके पास में कंप्लीट केवाईसी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो ये आपके लिए हो गया। ठीक है, ओके, अब देखो ये हमने पढ़ा कि केवाईसी कराना कितना जरूरी है। केवाईसी नहीं होगा तो कितने आराम से घपलेबाजी हो सकती है, कितने आराम से जो है मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह की जा सकती है। जब हमें ये बात पता है कि केवाईसी नहीं होने की वजह से इतनी सारी घपलेबाजी हो सकती है, इतनी सारी मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह हो सकती है, तो जाहिर है कि अगर कोई ऐसा अकाउंट खुल गया है जहां पर केवाईसी नहीं हुई है, तो उस अकाउंट पे लिमिटेशन होनी चाहिए। पता चला कि कोई जानबूझ के कहा मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, खाते खुलवा लिया, अब सोचा यार केवाईसी हुआ नहीं है, एक बैंक से दूसरे बैंक तक इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगी, अब खूब सारे पैसे इधर उधर करो। इसलिए कहा जाता है कि यदि आपका सिंप्लीफाइड केवाईसी है तो उस केस में आपको जो भी उस केस में आपको जो सुविधा दी जाएगी उस पे बड़ी लिमिटेशन होगी। ठीक है, क्या होगी? बहुत सारी लिमिटेशंस होंगी। अब इसकी क्या-क्या लिमिटेशंस हैं उसको देखिएगा। देखो,
इसकी जो लिमिटेशंस हैं, सबसे पहले आप ऐसे समझिएगा, ऐसे खाते में कभी भी कोई भी ज्यादा से ज्यादा जो क्रेडिट फाइनेंस मंगा सकता है वो 1 लाख कर सकता है। ठीक है, ठीक है। तो ऐसे खाते में ज्यादा से ज्यादा जो भी पैसे मंगा सकता है, क्रेडिट मंगा सकता है, वो 1 लाख मंगा सकता है। जैसे होता है ना कि आपके खाते में कभी 5,000 आया, कभी 2,000 आया, कभी 10,000 आया, कभी 15,000 आया। तो ऐसे आपके खाते में साल भर में जो भी पैसे आ रहे हैं वो टोटल 1 लाख हो सकते हैं, 1 लाख से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। इट कैन बी अ मैक्सिमम ऑफ 1 लाख, नॉट मोर देन दैट। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा कि इसमें जो विड्रॉल और ट्रांसफर है वो 10,000 तक की हो सकती है। ठीक है, ठीक है। तो इसमें जो 1 महीने में पैसे आप अपने खाते से दूसरे खाते तक ट्रांसफर कर लो या पैसे निकाल लो, वो 1 महीने में जो ज्यादा से ज्यादा करोगे वो 10,000 होगी। 10,000 से ज्यादा आप इसमें ट्रांसफरेंस वगैरह नहीं कर सकते हो। ठीक है, तीसरा क्या होता है, एक वक्त में आप कितने पैसे मेंटेन कर सकते हो, वो होता है 50,000। ठीक है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि क्या-क्या इनकी लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस में सबसे पहली चीज़ है कि यदि कोई बीएसबीडी स्मॉल अकाउंट खोल रहा है, तो वो जो साल भर में आप ऐसे समझो, मान लो कि एक एग्जांपल से बस मैं आपको समझा रही, ठीक है? यहाँ पर है क्रेडिट, यहाँ है डेबिट, यहाँ है अवेलेबल बैलेंस। ठीक है, क्रेडिट का मतलब जो खाते में पैसे आ रहे हैं, जो आपके खाते में पैसे आते हैं वो क्रेडिट होते हैं। डेबिट जो आप अपने खाते से पैसों को निकाल रहे हो वो डेबिट हो रहे हैं। आए उसके बाद निकालें, फिर जो बचा है वो अवेलेबल बैलेंस है। मान लीजिए आपके खाते में 50,000 रुपए हैं, आपने 10,000 रुपए खर्चे कर दिए, तो 50,000 आया वो क्रेडिट हुआ, 10,000 खर्चा किया आपने वो डेबिट हुआ, अब जो बचा है वो 40,000 होगा। ठीक है, तो ऐसे मान लीजिए इस खाते में पहले पहले आते हैं 40,000 और इन्होंने जो है 10,000 निकाल लिया, कितना बचा? 30,000। ठीक है, मान लीजिए फिर क्या होता है, फिर से इस खाते में आ जाते हैं 15,000, फिर से इन्होंने 10,000 निकाल लिया। ठीक है, देखो पहले आए थे 40,000, मान लो बीएसबीडी स्मॉल खाते की बात हम कर रहे हैं, मान लो 40,000 खाते में आए, इन्होंने 10,000 निकाला, 30,000 बचा हुआ है। अब 15,000 आए, फिर से इन्होंने 10,000 निकाल लिया। ठीक है, 30,000 बचा हुआ था, 15,000 आ गए, कितने हुए? 45,000 हुए। 30,000 बचा था ना, और 15 और आ गए, 45,000 हो गए। 10,000 इन्होंने फिर निकाल लिया, अब कितना हो गया? 35,000। ठीक है, फिर से मान लीजिए इन्होंने 10,000 और मंगा लिया। ओके, 35 और 10 मिला लो, फिर से 45 हो गए। इस बार इन्होंने क्या किया, इस बार इन्होंने 5,000 निकाले। ठीक है, तो देखो 35,000 थे, 10,000 मंगाए, 45,000 हुआ, इन्होंने 5,000 निकाल लिए, 40,000 बचा। अब ये चाहते हैं कि फिर से इस बारी जो है हाँ, यहाँ पे 40,000 बचा। अब ये चाहते हैं कि इस बार फिर से ये जो है 15,000 मंगा लें। क्या ये मंगा सकते हैं? नहीं, क्योंकि बेटा अगर ये 15,000 मंगा लेंगे तो इनका अवेलेबल बैलेंस 40 में 15 जुड़ के 55 हो जाएगा, और अवेलेबल बैलेंस एक वक्त में ज्यादा से ज्यादा कितना रखेंगे? 50,000।
50,000 से ज़्यादा एक वक्त में अपने खाते में ये मेंटेन नहीं कर सकते हैं। यानी अगर ये चाहते हैं पैसे जो है और मंगाना, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा अभी 9,999 मंगाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं मंगा सकते हैं, क्योंकि 50,000 या उससे ज़्यादा अलाउड ही नहीं है इस बैंक खाते में। ठीक है, तो मान लीजिए 40,000 हैं, इन्होंने अब 5,000 और मंगा लिए, 40 और 5 45, फिर इन्होंने 10 निकाल दिए, कितने हो गए? 35,000। अब जरा ये गिनो, ठीक है, 40 और 15 55, 55 और 10 65, 65 और 5 70, तो इन्होंने 70,000 मंगा लिए हैं। अब इसमें 30,000 और मंगा सकते हैं, क्योंकि एक साल में जो क्रेडिट करेंगे ना बेटा, वो कभी भी 1 लाख से ज्यादा नहीं होगा, और जो ये निकालेंगे या ट्रांसफर करेंगे एक महीने में, वो कभी भी 10,000 से ज्यादा नहीं होगा। तो ये BSBD स्मॉल खाते की शर्त होती है, जो सभी को माननी होती है, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो फिर इनका ये खाता बंद कर दिया, मतलब आप एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते हो। अगर कोई बोले मैडम मान लो मंगा लिया, आ ही नहीं सकता, आपके खाते में ट्रांसफर किया ही नहीं जाएगा, क्योंकि वो उसमें ब्लॉक, मतलब उससे ज्यादा अलाउड ही नहीं किया है, तो दैट इज नॉट अ केस, आ ही नहीं सकता है वो बिल्कुल भी। ठीक है, एक और भी चीज है कि यदि कोई सोचे कि यार हमारा ये खाता है, हमारा कोई भाई भाई है जो विदेश रहता है, उससे पैसे मंगा लें, तो दैट इज ऑल्सो नॉट अलाउड। ठीक है, फॉरेन रेमिटेंस इज ऑल्सो नॉट अलाउड। ओके, सो ये हो गए हमारे सेविंग्स खाता, BSBD और BSBD स्मॉल अकाउंट। जो BSBD और BSBD स्मॉल अकाउंट है, ये दोनों सेविंग्स के ही एक्सटेंडेड वर्जन है, कि यदि कल को मिनिमम डिपॉजिट वाली समस्या आती है तो BSBD खुल जाएगा, KYC की समस्या आती है तो BSBD स्मॉल अकाउंट खुल जाएगा। ठीक है, ये इसका ही एक एक्सटेंडेड वर्जन हो जाता है कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो ये और अकाउंट्स खोल दिए जाएंगे। अब अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि वो एक ही बैंक में BSBD भी खोल ले, BSBD स्मॉल और सेविंग्स नहीं, वो एक बैंक में इन तीनों में से कोई एक ही अकाउंट खोल सकता है। मान लीजिए आपको, अरे मैडम मेरे तो दो दो हैं इसमें के, मेरा जीरो बैलेंस भी है और मेरा ये भी है एक ही बैंक में, मेरा SBI में दोनों है, सेविंग्स भी है, जीरो बैलेंस भी है, तो बेटा खुलने को बाई चांस खुल गया होगा, लेकिन जिस दिन बैंक की पकड़ में आएगा उसके 30 दिन के भीतर सेविंग्स खाता बंद कर दिया जाता है। तो ये एक नियम है RBI का, जो आपने जानना चाहिए। ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट व्हाट, दिस वॉज अबाउट सेविंग्स अकाउंट। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देख लिया होगा। नाउ अब हम लोग जरा आगे बढ़ते हैं, और अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? अब हम पढ़ेंगे अबाउट करंट अकाउंट। ठीक है, लेकिन करंट अकाउंट में पढ़ने के पहले हम लोग जरा डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को भी डिस्कस कर लेते हैं साथ ही साथ। ठीक है, तो चलो जरा डिस्कस करते हैं डेबिट और क्रेडिट कार्ड को। लगभग आप सभी लोगों ने यूज तो किया ही होगा, है ना? सो लगभग आप सभी लोगों ने यूज जरूर किया होगा डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स को। ठीक है, क्या होते हैं ये दोनों में, डिफरेंस क्या है? देखो, जो एक मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो ये है, डेबिट कार्ड या ATM कार्ड आपको तब मिलता है जब आप किसी बैंक में अपना खाता खोलते हो। ठीक है, तो कभी भी आपको डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड तब मिलेगा जब आपने किसी बैंक में अपना खाता खोला है, तो उस खाते पे आपको मिलेगा। लेकिन मान लो आपने किसी बैंक में अपना खाता नहीं खोला हुआ है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो आपको अप्रोच कर रहा है कि वो आपको कार्ड देना चाहता है, तो वो आपको क्रेडिट कार्ड देगा। डेबिट कार्ड का ये हो जाता है कि आपका जो खाता खुला है, उस खाते से लिंक करके, मान लीजिए आपका SBI में एक खाता है, SBI ने आपको आपके खाते से लिंक करके कार्ड दे दिया, डेबिट कार्ड या ATM कार्ड। अब आप इससे उतने ही रुपए खर्च कर सकते हो जितने रुपए आपके खाते में है। खाते में पैसे खत्म तो आप उससे खर्च भी नहीं कर पाओगे। तो ये तो डेबिट कार्ड होता है, ये आपको वही बैंक देता है जहां आपका खाता है। ठीक है, अगला हो जाता है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड क्या होता है? क्रेडिट कार्ड का मतलब होता है एक ऐसा कार्ड जो आपने बैंक से मांगा नहीं, और जरूरी नहीं है कि बैंक में आपका खाता हो। बैंक ने देखा रिकॉर्ड्स में कि आपकी ट्रांजैक्शंस अच्छी है, आपका सिबिल स्कोर अच्छा है, आप एक बढ़िया बैंक, आपस ये रिकॉर्ड्स होते हैं उनके पास में। उन्होंने देखा कि यार बढ़िया है, ये इस बैंक का ग्राहक है, लेकिन ये खाते वाते में अच्छे पैसे हैं, टैक्स भी भर रहा है और इसका सिबिल स्कोर भी अच्छा है, तो आपको बोलेगा। अब SBI में भले आपका खाता है, आपको कॉल आई और कहेगा कि मैं ICICI से बोल रहा हूँ और मैं आपको अपना कार्ड देना चाहता हूँ, ये वो आपका सिबिल स्कोर बहुत अच्छा है, तो ICICI ने डिसाइड किया कि वो आपको क्रेडिट कार्ड देता है। तो क्रेडिट कार्ड कैसे मिलता है?
क्रेडिट कार्ड में जो बैंक होता है वो आपको पहले से ही मनी लोड करके देगा, ठीक है, कि इस क्रेडिट कार्ड में इतने पैसे हैं। अब अलग अलग लिमिट होती है, किसी के क्रेडिट कार्ड की लिमिट 10,000 होगी, किसी की 25,000 होगी, किसी की 10 लाख होगी, किसी की 25 लाख होगी, किसी की 5 लाख होगी। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के आपके खाते में पैसे आ रहे हैं, आप कैसे खर्चे कर रहे हो, ये सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। उसी हिसाब से आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट जो भी बैंक आपको ऑफर करता है वो डिसाइड करता है। तो ये जब आपको क्रेडिट कार्ड देगा, मान लीजिए आपको 5 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड मिल गया। अब इसमें होगा कि आप अपने क्रेडिट कार्ड से पैसे खर्चे करो। मान लीजिए आपने 10,000 खर्चे किए। जब आप खर्चे कर दोगे, तो जो भी आपका बैंक है जिसने आपको कार्ड दिया है, वो आपको बना के देगा एक बिल कि आपने इतने-इतने यहाँ पे खर्चे किए हैं और आपको इस तारीख को ये पैसे वापस करने हैं, इतना इंटरेस्ट लग रहा है। तो आपको उस तारीख को अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पूरा करना है। फिर आपने लगा चलो 25,000 और कर देते हैं, उतना भी जितना आप खर्च करोगे उतने पे ये लोग इंटरेस्ट लगाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो लिमिट है उतने ही पैसे आप खर्च कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये क्रेडिट कार्ड हो जाता है, एक तरीके का लोन ही है जो आपने माँगा नहीं है पर आपको एडवांस में पकड़ा दिया है, शॉपिंग-वॉपिंग करने के लिए दिया जाता है, ठीक है? सो दिस इज़ व्हाट इज़ क्रेडिट कार्ड। अभी जो कार्ड्स होते हैं, कार्ड्स पे अलग-अलग नंबर्स होते हैं, ठीक है? उनके बारे में ज़रा हम लोग समझते हैं कि ये क्या-क्या जो नंबर्स हैं सिग्निफाई करते हैं, ठीक है? 1 सेकंड, ठीक है? हाँ भई, तो चलो अब ज़रा इनको एक-एक करके हम देखते हैं, ये क्या-क्या सिग्निफ़ाई करते हैं। मान लीजिए सपोज़ करो एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि किसी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड पे लिखा हुआ है 16 डिजिट का होता है। मान लीजिए लिखा हुआ है क्या? ठीक है? तो ये 16 डिजिट हो गए ना? तो किसी कार्ड पे आपने देखा ऐसे 16 डिजिट्स नंबर लिखे हुए हैं। आपने कहा चलो ठीक है, ये इनके हो गए 16 डिजिट नंबर्स। ओके, अब ये कुछ ना कुछ सिग्निफ़ाई करते हैं। क्या-क्या सिग्निफ़ाई करते हैं? ऐसे समझिएगा कि जो सबसे पहला डिजिट होता है, ये मेजर इंडस्ट्री आइडेंटिफायर होता है। तो बेटा ये जो सबसे पहला डिजिट है ना, ये क्या होगा? ये होगा मेजर इंडस्ट्री आइडेंटिफायर। इससे पता चलता है कि ये जो आपका कार्ड है, इसको कौन-सी इंडस्ट्री ने इश्यू किया है, किसने इसको इश्यू किया है। मान लीजिए आपके कार्ड का जो पहला डिजिट है, ये 1 से शुरू हो रहा है, तो कोई एयरलाइंस वाली इंडिगो वगैरह इश्यू करेंगी, ठीक है? या फिर मान लीजिए 2 से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे भी एयरलाइन या कोई और फ्यूचर असाइनमेंट वाली कंपनी इसको शुरू करी होगी, ठीक है? अब मान लीजिए इसके अलावा क्या होता है कि आपका जो कार्ड है वो 3 से शुरू हो रहा है, तो जो ट्रैवल एंटरटेनमेंट वाली जैसे अमेरिकन एक्सप्रेस है, ये इश्यू की होगी। 4 से शुरू हो रहा है तो वीज़ा का कार्ड होगा, ठीक है? 5 से शुरू होता है तो मास्टर कार्ड का होता है, 6 से रुपए का होगा, 7 से कोई पेट्रोलियम वाली करेगी, इस तरीके से होता है, ठीक है? तो याद रखिएगा कि पहला हमेशा मेजर इंडस्ट्री आइडेंटिफायर होता है, जिससे पता चलता है कि इस कार्ड को किसने इश्यू किया है, ठीक है? चलो, अब इसके बाद जो हमें और डिजिट्स दिख रहे हैं, दिस इज व्हाट? दिस इज फर्स्ट 6 टू 8 डिजिट, सॉरी, फर्स्ट डिजिट हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि शुरुआत के जो बाकी के आपके 6 टू 8 डिजिट्स हो जाते हैं, ये क्या कहलाते हैं? इनको हम कहते हैं बैंक आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है? इनको हम क्या कहेंगे? इनको हम कहते हैं बैंक आइडेंटिफिकेशन नंबर। ओके, फिर 8 से 15 आपके हो जाते हैं यूनिक अकाउंट नंबर, जो लास्ट होता है ये होता है चेक डिजिट, ठीक है? इसको क्या कहते हैं? चेक डिजिट। इससे पता चलता है कि जो भी कार्ड है, ये वैलिड है भी या नहीं है, तो ये हमेशा चेक डिजिट से पता चलता है, ठीक है? तो ये तो हम लोगों ने कुछ कार्ड्स के बारे में डिस्कशन कर ली। ओके, तो जैसा हमने डेबिट और क्रेडिट कार्ड की बात कर ली, चलो अब हम लोग फर्दर आगे बढ़ते हैं और नाउ वी लर्न अबाउट डोरमेंट अकाउंट एंड अनक्लेम डिपॉजिट, ठीक है? सो ये क्या होते हैं, इसको भी देखते हैं ज़रा। सो
डोरमेंट अकाउंट जिनको एक और भी नाम देते हैं और इनका नाम हो जाता है इनऑपरेटिव अकाउंट, ठीक है। तो ये जो डोरमेंट अकाउंट है इन्हें एक और भी नाम देते हैं और जो इन्हें दूसरा नाम दिया जाता है ये दिया जाता है इनऑपरेटिव अकाउंट, ठीक है। क्या है ये? तो सपोज करो कोई व्यक्ति है, ठीक है, सपोज करिएगा कोई व्यक्ति है और ये जो भी है इसने कोई खाता खोला था किसी बैंक के अंदर और खाता खोलने के बाद से कुछ हुआ कि इन्होंने 2 साल तक कोई भी एक्टिविटी नहीं करी, ठीक है। तो सपोज करिएगा कि कोई व्यक्ति है जिन्होंने अपना कोई खाता खोला था किसी बैंक में और खाता खोलने के बाद से इन्होंने 2 साल तक उस खाते में कोई सा भी एक्टिविटी नहीं किया, ना पैसे डाले, ना पैसे निकाले, ना बैलेंस चेक किया, ना कोई ट्रांसफरेंस किया, किसी तरीके का कुछ नहीं किया। तो जब कोई ऐसा खाता होता है जिसमें 2 साल तक किसी प्रकार का कोई भी एक्टिविटी ना हो, उस खाते को डोरमेंट अकाउंट कहते हैं, ठीक है। तो देखिएगा एन अकाउंट वेयर नो एक्टिविटी takes place for 2 years continuously, ठीक है। तो एक ऐसा अकाउंट जहां पे 2 साल तक किसी प्रकार का कोई भी एक्टिविटी ना हो, कुछ भी ना पैसे डाले ना निकाले ना कुछ किया, कुछ भी नहीं किया। सो इसको हम कहते हैं कि नाउ दिस इज एन डोरमेंट और इनएक्टिव अकाउंट, इनऑपरेटिव अकाउंट। जब किसी का अकाउंट डोरमेंट हो जाता है ना तो बैंक उसके उस अकाउंट को फ्रीज कर देता है, ठीक है। सो जब भी ऐसा होता है तो बैंक क्या करता है, बैंक फ्रीजेस सच अकाउंट। तो ऐसे जो भी अकाउंट्स होते हैं बैंक इनको फ्रीज कर देता है कि चलो इन्हें फ्रीज कर देते हैं। फ्रीज करने के बाद से क्या होता है, 2 साल तक तो आपने किया नहीं, 2 साल के बाद जब बैंक फ्रीज कर देगा तो आप कुछ कर भी नहीं पाओगे, ठीक है। तो पहले बैंक ने देखा कि भाई 2 साल बीत गए हैं, इस कस्टमर ने तो कुछ भी नहीं किया, ना पैसे डाले हैं, ना पैसे निकाले हैं, ना कुछ किया, कुछ नहीं किया है। अब 2 साल के बाद बैंक ने आपके उस खाते को फ्रीज कर दिया। जब फ्रीज कर देंगे तो आप उस खाते में ना तो पैसे डाल सकते हो, ना आप उस खाते से अपने पैसों को निकाल सकते हो, ना तो आप उस खाते के अंदर जो है ना तो आप उस खाते में किसी को ऐड कर सकते हो, ना हटा सकते हो, ना सिग्नेचर चेंज कर सकते हो, ना इंटरनेट बैंकिंग कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। बैंक इसको फ्रीज कर देता है। अच्छा, बैंक क्यों इसको फ्रीज करता है? इसलिए कि कहीं इसका कोई गलत इस्तेमाल ना करे। 2 साल तक यूज नहीं हुआ तो अब फर्दर कोई इसका गलत इस्तेमाल ना करे, किसी प्रकार का फ्रॉड ना हो, कुछ ना हो, तो बैंक इसको फ्रीज कर देता है। फ्रीज करने के बाद जब एक बार फ्रीज हो गया तो उसके बाद से जो बैंक है ये क्या करेगा, फ्रीज होने के बाद से सिंपली बैंक जो है, अगर आप चाहते हो कि उसको रिवाइव करना तो आप बैंक के पास जाओगे, बैंक के पास जा करके और फिर आप जो है बैंक से बताओगे कि भाई देखो ऐसी ऐसी बात है, मेरा ये खाता है, मैं इसे रिवाइव करना चाहता हूँ। तो बैंक आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स लेगा, वो डॉक्यूमेंट्स आप प्रोड्यूस कर दोगे, वहां पर प्रेजेंट करोगे, तो बैंक आपके उस खाते को वापस से रिवाइव कर देगा। सो दिस इज व्हाट अ डोरमेंट अकाउंट इज, कि 2 साल तक एक्टिविटी नहीं हुई तो आपके उस खाते को इन्होंने क्या कर दिया, फ्रीज कर दिया। सो दिस इज ओनली डोरमेंट अकाउंट। Next thing is unclaimed deposit. So now when we talk about unclaimed deposit, इसका क्या मतलब है? Unclaimed deposit का मतलब है एक ऐसा डिपॉजिट, देखो डोरमेंट अकाउंट आपका सेविंग्स अकाउंट बनता है, ठीक है, सेविंग्स अकाउंट गोज टू डोरमेंट इफ नो ट्रांजैक्शन इज डन। अनक्लेम डिपॉजिट का क्या मतलब है? अनक्लेम डिपॉजिट का मतलब होता है एक ऐसा पैसा जिसे 10 साल तक किसी ने टच ही ना किया हो, ठीक है। तो अनक्लेम डिपॉजिट का मतलब हो जाता है एक ऐसा पैसा जिसे कि 10 साल तक किसी ने भी टच ना किया हो, उसे आप कहोगे कि ये क्या है, ये है अनक्लेम डिपॉजिट, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति था, उसने अपने खाता खोला फिर उसमें कुछ पैसे थे पर वो उस पैसे को टच किया ही नहीं, उसे भूल ही गया कि उसके कोई पैसे भी थे। तो अब ये क्या बन जाएगा, अब ये बन जाएगा अनक्लेम डिपॉजिट, ठीक है। तो
जब खाते में कोई पैसा है और उस खाते में 10 साल तक कोई टच ही ना करे, तो जो पैसे होते हैं दैट इज रिगार्डेड एज अनक्लेम्ड डिपॉजिट। अब एफडीआरडी के केस में क्या होगा? मान लीजिए एफडीआरडी जब भी आपकी कंप्लीट होती है तो उसको मैच्योर होना कहते हैं। जैसे किसी ने 3 साल की एफडी करी है, तो 3 साल के बाद में वो मैच्योर हो रही है, ठीक है? तो जो भी टाइम पीरियड रहा होगा एफडीआरडी का, अगर उस टाइम पीरियड के बाद भी कोई भी व्यक्ति है जो उसके 10 साल बीत गए, जो उसका टाइम पीरियड पूरा होना था उसके 10 साल बीत गए और वो व्यक्ति अभी तक उसे नहीं टच किया, यानी उसको अभी तक क्लेम ही नहीं किया है, तो दैट गोज इनटू अनक्लेम्ड डिपॉजिट। ठीक है, ये क्या हो जाती है? ये कहलाती है अनक्लेम्ड डिपॉजिट। ठीक है, याद रखिएगा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। ठीक है, कि अनक्लेम्ड डिपॉजिट क्या हो जाता है और डोरमेंट अकाउंट क्या हो जाता है। क्वेश्चन बने हुए हैं और क्वेश्चंस बनेंगे फर्दर। ठीक है, तो जब भी कोई डिपॉजिट अनक्लेम रह जाता है तो क्लेम नहीं किया जाता है, तो वो अनक्लेम बन जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या है ना कि दो इसके सेक्शंस हो जाते हैं, उन दो सेक्शंस को जरा हम लोग याद रखते हैं। ठीक है, सो एक सेक्शन है इसमें मतलब दो सेक्शंस थोड़े अनक्लेम डिपॉजिट से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट होते हैं। एक हो जाता है जिसे हम कहते हैं, अच्छा इसमें एक और भी टर्म समझिएगा, डीईए फंड, जिसको लोग डेफ भी कहते हैं। तो दिस इज डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड। तो व्हाट इज दिस डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड? देखो, जैसे मान लो कि किसी बैंक में आपके पैसे थे और आप उस पैसे को लेना भूल गए, 10 साल बीत गए, आप क्लेम ही नहीं किए, आप उन पैसों को लेने ही नहीं गए। ठीक है, तो ये 10 साल बीत गए और आपने क्लेम ही नहीं किया, आप उन पैसों को लेने ही गए, आपने छोड़ ही दिया कि कोई पैसे होंगे होंगे, आपको याद ही नहीं रहा बिल्कुल। उसके बाद 10 साल के बाद बैंक के पास में वो जो पैसे थे वो अनक्लेम डिपॉजिट बन जाएंगे। अनक्लेम डिपॉजिट का बैंक क्या करता है? अनक्लेम डिपॉजिट का बैंक क्या करता है? तो बैंक पहले तो आरबीआई को इन्फॉर्म करता है और आरबीआई को इन्फॉर्म करने के बाद फिर बैंक क्या करता है? इन पैसों को डेफ फंड में क्या करता है? ट्रांसफर कर देता है। तो डेफ एक ऐसा फंड है जो आरबीआई ने क्रिएट किया था ताकि इसमें वो सारे के सारे पैसे ट्रांसफर हो जाएं जो कि अनक्लेम्ड हैं। 10 साल तक जिसको किसी ने क्लेम नहीं किया है वो पैसे यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएं। ठीक है, तो याद रखिएगा, यहाँ पे वो पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं जो अनक्लेम्ड होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये एक ऐसा फंड है जो क्रिएट करता है आरबीआई ताकि यहाँ पर जो भी अनक्लेम डिपॉजिट है उसको क्या कर सकें? उसको ट्रांसफर कर सकें। इसी हिसाब से आरबीआई ने इसका क्रिएशन किया था कि उन सारे के सारे पैसों को ट्रांसफर किया जाएगा डेफ फंड में। अब यहाँ पे जैसा मैंने आपसे कहा कि दो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं। ठीक है, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं, उन सेक्शंस के बारे में चलो जरा हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, एक है सेक्शन 26 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट
1949। ठीक है, तो सेक्शन 26 क्या कहता है? सेक्शन 26 कहता है सभी बैंक्स को जो भी पैसे हैं इन्हें क्या करना होगा? ये रिटर्न करना होगा इन्हें अनक्लेम डिपॉजिट को। यानी आप ऐसे कह सकते हो कि जो बैंक है वो क्या करेगा? वो जितने भी अनक्लेम डिपॉजिट हैं इनकी डिटेल्स के बारे में आरबीआई को बताएगा। ठीक है, तो एवरी बैंक मस्ट रिपोर्ट डिटेल्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ unclaimed must report the details of unclaimed deposit. Okay, every bank must report the details of unclaimed deposits to आरबीआई। ठीक है, तो जितने भी बैंक्स हैं इन सभी को जितने भी इनके पास में अनक्लेम डिपॉजिट्स वाली मनी है इसका एक डिटेल देना होगा आरबीआई को कि इतने इतने अनक्लेम डिपॉजिट्स मनी मेरे पास में है, मैं इतना होल्ड कर रहा हूँ। सभी बैंक्स को ये देना होता है। अगला होता है सेक्शन 26A। So this is section 26A of Banking Regulation Act 1949। ये कहता है कि सभी बैंकों को जो भी अनक्लेम डिपॉजिट वाले पैसे हैं ये डेफ में ट्रांसफर करना होगा। ठीक है, एवरी बैंक must transfer the unclaimed deposit amount to डेफ। ठीक है, तो ये दो सेक्शंस हो जाते हैं विच इज रिलेटेड टू अनक्लेम डिपॉजिट एंड डेफ, और ये थोड़े से इंपॉर्टेंट भी हैं। ठीक है, मैं इन्हें जरा सीधा लिख देती हूँ। ओके, चलो, तो ये बात हो गई। यहाँ हमने देख लिया कि डोरमेंट अकाउंट क्या है और अनक्लेम डिपॉजिट क्या है। अब हम लोग किसके बारे में देखेंगे? देखो, अभी तक हमने क्या क्या देख लिया? अभी तक हमने देख लिया डिमांड डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट दो तरीके के होते हैं। फिर सेविंग्स अकाउंट क्या होता है। फिर हमने BSBDA स्मॉल देख लिया, और इसके अलावा हमने डेबिट कार्ड के नंबर्स या क्रेडिट कार्ड के नंबर्स देख लिए। हमने डोरमेंट अकाउंट, अनक्लेम डिपॉजिट और डेफ फंड के बारे में पढ़ लिया। अच्छा, जिस दिन जो भी कैलेंडर ईयर होता है ना, उस कैलेंडर ईयर बीतने के बाद 30 दिन के भीतर भीतर बैंक्स को आरबीआई को इन्फॉर्म करना होता है उनके पास में कितने अनक्लेम डिपॉजिट हैं, और जब भी अनक्लेम डिपॉजिट बना उसके 3 महीने के भीतर डेफ में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, एक बार आप इसको रीचेक भी करिएगा गूगल पे। आप लोग एक चीज़ और देखिएगा कि डेफ का क्रिएशन किस ईयर में हुआ था। ठीक है, ये आप सभी लोग देखिएगा। चलो खैर, अब हम लोग पढ़ेंगे अबाउट एफडी एंड आरडी। ठीक है, फिक्स्ड डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट। तो पहले हम लोग इसमें ना रिकरिंग डिपॉजिट को पढ़ेंगे, नॉट फिक्स्ड डिपॉजिट। नाउ व्हाट इज दिस रिकरिंग डिपॉजिट? ठीक है, तो ये रिकरिंग डिपॉजिट क्या है इसको जरा हम समझते हैं। देखो, रिकरिंग डिपॉजिट का मतलब हो जाता है, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल से अगर हम लोग इसे हल्का सा समझने की कोशिश करें। ठीक है, 1 सेकेंड। हाँ हाँ, तो अगर हम लोग इसे जो है ना किसी एग्जाम्पल से समझें इजीली। 1 सेकेंड पीपल। हाँ भाई, तो देखो, सपोज करिए, ठीक है, सपोज करिए कि एक व्यक्ति है कोई, ये एक लोग हैं,
और इनकी ना मान लो सैलरी 50,000 है, तो ये एक लोग हैं, इनकी सैलरी 50,000 रुपए है, ठीक है। अब क्या होता है, अब इनकी एक बहुत गंदी आदत है कि ये सारे के सारे पैसे खर्चे कर देते हैं। तो एक लोग हैं जिनकी सैलरी 50,000 है, पर एक इनकी बहुत ही गंदी आदत है, और वो ये है कि ये सारे के सारे पैसे खर्चे कर देते हैं, ये पैसे बचाते नहीं हैं। तो ये चले जाएंगे बैंक के पास, ठीक है। ये कहाँ गए, ये चले गए बैंक के पास, और फिर इन्होंने बैंक से कहा कि भैया देखो, मेरे पास में 50,000 हर महीने आते हैं, पर मैं बचा नहीं पा रहा हूँ, आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए। बैंक ने क्या कहा, बैंक ने कहा ऐसा करो, तुम कितना बचाना चाहते हो। इन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हम 10,000 मंथली बचा सकें। इनसे कहा गया कि तुम कितना बचाना चाहते हो, तो इन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हम 10,000 रुपए हर महीने बचा सकें, कम से कम 10,000। तो बैंक ने कहा चलो ठीक है, 10,000 हर महीने बचाना चाहते हो, बचा लो। कब तक ऐसा करना चाहते हो, तो इन्होंने कहा कि फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स। इन्होंने क्या कहा कि हम चाहते हैं हर महीने 10,000 रुपए बचाएं अगले 3 साल तक, ताकि हम कुछ जोड़ सकें पैसे। तो बैंक ने कहा चलो ठीक है, वेल एंड गुड, तुम ऐसा पूरा करो, लेकिन ऐसा कैसा कर सकते हो। तो बैंक ने इन्हें क्या सजेशन दी कि तुम बैंक में एक आरडी खोल दो। क्या कर दो, आरडी खोल दो, ठीक है। आरडी खोलने से क्या होगा बेटा, आरडी खोलने से ये हो जाएगा कि आरडी को इनके सेविंग्स अकाउंट से कनेक्ट कर देंगे। आरडी को क्या कर देंगे, इनके सेविंग्स अकाउंट के साथ में कनेक्ट कर देंगे। सेविंग्स अकाउंट के साथ में कनेक्ट कर देंगे, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो भी आरडी है उसमें ये जितना पैसा डालना चाहते हैं, क्या होगा कि हर महीने इनके सेविंग्स अकाउंट में से उतने पैसे इनके आरडी में जाएंगे। मान लीजिए इन्होंने कहा 10,000, तो इनके आरडी खाते में हर महीने इनके सेविंग्स खाते से 10,000 रुपए चले जाएंगे। महीने महीने 10,000 रुपए ऐसे कटते रहेंगे, मतलब जैसे इनके पैसे आते हैं वैसे 10,000 इनके खाते से कटे और इनके आरडी में जुड़ गए, जो इनका रिकरिंग डिपॉजिट है। कब तक ऐसा चलेगा, तो अगले 3 साल तक ऐसा ही होगा। अब इन्होंने बोला कि एक बात बताओ कि क्या तुम हमें इस पे कोई डेबिट या क्रेडिट कार्ड दोगे आरडी पे। तो इन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसा हम कुछ नहीं, कोई डेबिट कार्ड इस पे हम आपको नहीं देते हैं। फिर पूछा क्या मैं इसको अपने यूपीआई से कनेक्ट कर सकता हूँ, नहीं। इन्होंने बोला कि मान लो मैंने ऐसे 3 साल का कहा है, बाई चांस मुझे बीच में ही जरूरत लग जाए और मैं 1 साल के बाद थोड़े से पैसे निकालना चाहूँ, बैंक ने कहा ऐसा भी नहीं कर सकते हो, ये टर्म डिपॉजिट है, तो जब तक के लिए जमा कर रहा हो तब तक के लिए सारे के सारे पैसे आपको लगाने होंगे, जमा करने होंगे। 3 साल के बाद आपको ठीक ठाक इंटरेस्ट रेट के साथ पूरे पैसे दे दिए जाएंगे, या तो आप काउंटर पे ले लो या अपने सेविंग्स खाते में ले लो। जब तक लेकिन ये चल रहा है तब तक आप इन पैसों को नहीं छेड़ोगे, अगर छेड़ोगे तो आपका खाता बंद करके आपको पूरे पैसे दे दिए जाएंगे, और कभी कभी कुछ बैंक्स उस पर कुछ पेनाल्टी भी काट लेते हैं। सो दिस इज हाउ एन आरडी वर्क्स, रिकरिंग डिपॉजिट, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करते हो, डिपॉजिटेड ऑन अ रिकरिंग बेसिस। इसको क्या करते हो आप लोग, इसमें आप लोग डिपॉजिट करते हो एक रिकरिंग बेसिस पर, ठीक है। रिकरिंग का मतलब होता है जो बार बार हो रहा हो, बार बार अकर कर रहा हो, दैट इज ओनली रिकरिंग। तो कोई चीज जब बार बार चल रही है तो वो रिकर कर रही है, ठीक है, अकर हो रही है, मंथली होती है, जनरली मंथली होती है, ठीक है। तो ये इस तरीके से की जाती है, ओके। और अब आरबीआई के मुताबिक तो ये है कि आप कम से कम 6 महीने के लिए, ज्यादा से ज्यादा 120 महीने या 10 साल के लिए खोल सकते हो, और इसको 50 रुपए से भी शुरू कर सकते हो। लेकिन अब अगर बैंक आपसे कहता है कि हम 50 नहीं लेते हैं, तो आप उसको नहीं कह सकते नहीं तुम्हें 50 रुपए लेने ही होंगे, बैंक ने कह दिया हम नहीं लेते हैं 50 रुपए। तो बैंक की मर्जी, उसने कस्टमाइज कर रखा है। आपने कहा कि हमें 2 महीने के लिए खोलना है, बैंक ने कहा हम इतने का नहीं खोलते, हम इतने का ही खोलते हैं, तो वहां पे आप बैंक को प्रेशराइज नहीं कर सकते, बैंक अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकता है, ठीक है। जिस वक्त तक का है तब तक आपको प्रॉपर उतने महीने उतने रुपए भरने हैं, आपके खाते से कट जाएंगे, एक डेट डिसाइड होता है कि इस डेट को कटेंगे, तो आपके खाते से उस डेट में पैसे कटेंगे, यहाँ पे जुड़ जाएंगे, ठीक है। और जो फाइनल टाइम आपने रखा है जैसे 3 साल, तो वो 3 साल मेच्योरिटी पीरियड कहलाता है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज रिकरिंग डिपॉजिट, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम,
नेक्स्ट इज फिक्स्ड डिपॉजिट. नाउ व्हाट इज दिस फिक्स्ड डिपॉजिट? ठीक है, अब हम समझेंगे कि ये फिक्स्ड डिपॉजिट है क्या. देखो, व्हेन वी टॉक अबाउट फिक्स्ड डिपॉजिट, इसका मतलब हो जाता है कि यहाँ पे भी आप पैसे तो जमा कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे भी आप पैसे तो जमा कर रहे हो, लेकिन जो आप यहाँ पे पैसे जमा कर रहे हो ये इकट्ठा एक साथ कर दे रहे हो. ठीक है, ये आप क्या कर रहे हो, इकट्ठा एक साथ ही जमा कर दे रहे हो, थोड़े थोड़े करके नहीं कर रहे हो. जैसे कि मान लीजिए क्या होता है, ये एक लोग हैं, ये एक लोग हैं, इन्होंने अपनी कोई जमीन बेची तो इनको 40 लाख रुपए मिल गए. इन्होंने कोई जमीन बेची तो इन्हें उसको बेच के 40 लाख रुपए मिले. 40 लाख रुपए मिले तो इन्होंने क्या किया, फिर इन्होंने सोचा कि यार कहीं ये पैसे मुझसे खर्चे ना हो जाए, आज से कुछ साल के बाद थोड़े खर्चे होंगे मेरे ऊपर, तो हम इन पैसों को कहीं जमा करके रख दें, कहीं हमसे ये पैसे ना खर्चे हो जाएं. तो फिर क्या होगा, फिर होगा ये कि अब ये जाएंगे बैंक के पास और ये कहेंगे कि भाई आप एक बात बताओ, मेरे पास में 40 लाख रुपए हैं और मैं चाहता हूं कि मैं इन 40 लाख रुपए को इकट्ठा एक जगह रख दूं ताकि ये पैसे पड़े रहें और मैं इन्हें खर्च ना करूं. ठीक है, तो इनका बेसिक ये मोटिव है कि इनसे ये पैसे ना खर्च हों, ये इकट्ठा एक जगह में इन पैसों को रख दें. तो बैंक वाले ने पूछा कितने समय के लिए रखना चाहते हो, तो इन्होंने कहा अगले 6 साल के लिए या मान लो अगले 2 साल के लिए. बैंक वाले ने कहा चलो ठीक है. फिर बैंक वाले ने पूछा कि एक बात बताओ, ये जो पैसे तुम रख रहे हो इन पैसों का मतलब हाँ ये कितने साल के लिए इन्होंने रखा. फिर इन्होंने पूछा बैंक वाले से, कस्टमर ने पूछा, सॉरी, कस्टमर ने बैंक वाले से पूछा कि आप ये बताओ कि यदि हम ये पैसे रखते हैं तो क्या आप हमें इसके साथ में कोई डेबिट कार्ड दोगे. बैंक वाले ने कहा नहीं, फिक्स डिपॉजिट में नहीं देते हैं. फिर इन्होंने पूछा अच्छा ठीक है, क्या हम बीच में आके अगर हमें 6 साल के बीच में या 2 साल के बीच में, मान लो इन्होंने 6 साल का है, 6 साल के बीच में अगर हमें पैसों की जरूरत होती है तो हम ले सकते हैं. बैंक वाले ने कहा नहीं, आप उसको नहीं टच कर सकते, वो टच करना अलाउड ही नहीं है. फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है, अब ये बताओ कि ऐसा कर सकते हैं कि थोड़ा सा अभी ले लेंगे फिर हम बाकी का छोड़ देंगे. बैंक वाले ने कहा नहीं, अगर ले लोगे तो हम बंद कर देंगे और आपके पूरे पैसे आपको दे देंगे, थोड़ा बहुत पेनाल्टी काट के. ठीक है, तो फिक्स डिपॉजिट में जब ये टाइम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद, मतलब मान लीजिए 6 साल का था, 6 साल हो जाएंगे तो बैंक विथ इंटरेस्ट या तो उनके खाते में ट्रांसफर कर देगा या फिर उनको काउंटर पे दे देगा, मर्जी कस्टमर की. ठीक है, तो बैंक वाले ने इन्हें समझाया कि देखो इतने साल हो जाएंगे तो इंटरेस्ट सहित हम तुम्हें वापस कर देंगे, तुम या तो काउंटर पे आ जाओ या तो अपने खाते में ले लो. इन्होंने कहा चलो ठीक है. अब अगली बात आती है कि भाई एक बात बताओ, कम से कम ज्यादा से ज्यादा कितना कर सकते हैं. तो कहा गया कम से कम 100 रुपए भी तुम डिपॉजिट कर सकते हो, कम से कम समय तुम्हारा 7 दिन होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 10 साल होना चाहिए. लेकिन हो सकता है कि बैंक आपका 7 दिन का एफडी ना करे. आप उस पे ये नहीं कह सकते हो कि नहीं मेरे लिए 7 दिन का करो, बैंक का अपना होगा, ऐसा कस्टमाइज किया होगा, तो आप उसको प्रेशराइज नहीं करते हो. तो ये नियम हो गए जो आरबीआई के हैं. ठीक है, कुछ ऐसे भी बैंक्स होते हैं जो कहते हैं कि अगर आपने एफडी किए हैं और आपको एफडी से पैसे निकालने हैं तो आप ऐसा करो कि थोड़े से पैसे निकाल लो, थोड़े से छोड़ दो. तो वो वेरी करता है बैंक टू बैंक कि कुछ बैंक हो सकता है आपको ऐसी सुविधा दे. हालांकि असलियत तो यही है या मेजोरिटी तो यही है कि इनको नहीं देना है, ऐसे इकट्ठा एक साथ पैसे लेते हैं, एक साथ देते हैं. लेकिन आज के समय में कुछ बैंक ये ऑफर कर रहे हैं कि थोड़े से पैसे ले लो फिर रख दो. ठीक है, ऐसा कर रहे हैं. खैर, डिपॉजिटेड एट वंस. ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी होंगी. इसी से इन्हें टाइम या टर्म डिपॉजिट कहते हैं क्योंकि एक साथ में आपने पैसे जमा कर दिए, फिर आपने उन्हें उन पैसों को छेड़ना नहीं है, वो पैसे फिर जमा हो गए. ठीक है, अब ये भी बात हो गई. बेटा एक आप लोगों के मन में, अच्छा हाँ देखो, जो इंटरेस्ट रेट होता है वो बैंक, हर एक बैंक का अलग अलग होता है और इंटरेस्ट रेट जो भी होता है वो बैंक्स खुद ही डिसाइड करते हैं कि वो कितना कैसा देंगे. ठीक है, आरबीआई नहीं, बैंक्स अपने हिसाब से अपना देख करके डिसाइड करते हैं कि वो कैसा और कितना इंटरेस्ट देंगे. Now the point here comes is कि डीमैट अकाउंट जो आप लोगों में से बहुत ज्यादा लोग जानना चाहते हो, डीमैट अकाउंट के बारे में मैं आपसे ये बता देती हूँ कि ये एक ऐसा अकाउंट होता है जिसको खोला जाता है. ठीक है, हाँ, डीमैट अकाउंट को वो लोग खोलते हैं
जो कि शेयर्स, बल्कि आप खोलते भी नहीं हो, मान लीजिए आप शेयर्स में ट्रेड करना चाह रहे हो, एसआईपी करना चाह रहे हो, म्यूचुअल फंड करना चाह रहे हो, तो जो भी स्टॉक ब्रोकर के माध्यम से आप करते हो वो आपका एक डीमैट अकाउंट खोल देता है। अब जैसे आप जो अकाउंट खोलते हो उस अकाउंट में यही, मान लीजिए आपने सेविंग्स अकाउंट खोला, तो सेविंग्स अकाउंट में यही लिखा जाएगा ना कि आपने कितने पैसे डाले हैं बैंक में, कितने निकाले हैं। पैसा तो बैंक के पास रहता है, अकाउंट केवल एक माध्यम है ये समझने का कि आपने कब कितने पैसे डाले, कितने निकाले, कितने हैं। यही तो एक माध्यम होता है ना। अकाउंट तो सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन का एक रिकॉर्ड होता है। वैसे डीमैट अकाउंट भी ट्रांजैक्शन का एक रिकॉर्ड होता है, लेकिन यहाँ पे आपने क्या शेयर्स खरीदे हैं, क्या शेयर्स बेचे हैं, कितनी एसआईपी की है, क्या म्यूचुअल फंड लिया, ये सब होता है। तो डीमैट अकाउंट भी उसी तरीके से होता है, बस ये थोड़ा सा अलग इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें आपकी शेयर्स की ट्रांजैक्शंस लिखे होते हैं। ठीक है, खैर चलो अब जरा अपन समझेंगे एनआरई, एनआरओ और एफसीएनआर अकाउंट को। ठीक है, अब हम लोग जरा सा एनआरई, एनआरओ और एफसीएनआर अकाउंट को समझेंगे। आपने बहुत बारी एनआरआईज के बारे में सुना होगा, है ना? आपने कई बारी एनआरआईज के बारे में सुना होगा। नॉन रेजिडेंट इंडियन, यानी कोई भारतीय मूल का व्यक्ति है, ये विदेश जाके रहने लगा। ठीक है, तो आपने कई बारी ये एनआरआईज के बारे में सुना होगा, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, कि कोई भारतीय है, ये कहीं विदेश में जाकर रहने लगा है। ठीक है, अब मान लीजिए ये है तो भारतीय, इसका जड़ तो भारत में ही है, लेकिन चला गया है विदेश, पर ये चाहता है कि भारत के अंदर भी अपना कोई ना कोई एक खाता खोल के ऑपरेट करे। ठीक है, तो ये क्या चाहता है? ये चाहता है कि भारत के अंदर भी अपना कोई ना कोई एक खाता खोल के ऑपरेट करे। तो एनआरई, एनआरओ, एफसीएनआर अकाउंट्स में से ये एक खोल सकता है। ठीक है, सो नॉन रेजिडेंट इंडियन, यानी कि कोई भारतीय मूल का व्यक्ति है पर वो भारत के बाहर जाकर रह रहा है, तो वो ये 3 अकाउंट्स खोलते हैं। इसमें से एक होता है जिसे हम कहते हैं एनआरई अकाउंट, एक होता है जिसे हम कहते हैं एनआरओ अकाउंट, एक होता है जिसे हम कहते हैं एफसीएनआर अकाउंट। ठीक है, अब आपके दिमाग में अगर ये आ रहा है कि ये कहाँ खोलते हैं, तो मान लीजिए आपके भैया चले गए यूएसए में जॉब कर रहे हैं, उन्होंने भारत में किसी बैंक में अपना खाता खोला। क्यों? क्योंकि यार अभी भी उनकी फैमिली तो भारत में होगी, भारत से उनका लेना देना तो अब भी है। अब चूंकि वो खुद यूएसए चले गए हैं तो उनके लिए बहुत मुश्किल होगा कि वो भारत में बार बार आए, कुछ भी करें। तो उन्होंने यूएसए भले चले गए हैं, लेकिन भारत के किसी एक बैंक में अपना खाता खोलना चाहते हैं, ताकि यदि पैसे भेजने हो या कुछ तो उनका काम चलता रहे। ठीक है, तो ये सुविधा जो एनआरआई अकाउंट्स होते हैं, ये हम लोग नहीं उठाते हैं जो भारत के अंदर रह रहे हैं। ये उनके लिए होता है जो विदेश चले गए हैं, भारतीय मूल के लोग, वो लोग इसको खोल सकते हैं भारत के किसी बैंक के साथ। विदेश में खोल रहे हैं, हमें उससे क्या करना, भारत के किसी बैंक के साथ खोलते हैं, वो एनआरआई अकाउंट्स होते हैं इनके। और ये एनआरआई अकाउंट्स 3 तरीके के होते हैं, एनआरई, एनआरओ और एफसीएनआर। एनआरई, एनआरओ, एफसीएनआर क्या है, इसको जरा हम समझने की अब कोशिश करते हैं। ठीक है, सो देखो, एनआरई का मतलब क्या है? नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। ठीक है, ये एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें लोग पैसे रखते हैं। मतलब एक एनआरई अकाउंट कैसा अकाउंट होता है जिसमें लोग पैसे रखते हैं जो वो अर्न कर रहे हैं आउटसाइड इंडिया। ठीक है, तो आप समझिएगा, मान लीजिए कि आपके भैया चले गए हैं यूएसए में जॉब कर रहे हैं और आपकी मम्मी के पास वो पैसे भेजना चाहते हैं। तो अब उनको पैसा भेजना है, कैसे भेजेंगे? उनका जो भी वहाँ का खाता था, ठीक है, सॉरी, उनका जो भी एनआरई खाता है, इस एनआरई खाते से या आपके मम्मी के खाते में पैसों को ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो एनआरई खाते में ये लोग वो पैसे रखते हैं जो विदेश में कमाए होते हैं। उन पैसों को ये लोग एनआरई खाते में क्या करते हैं, रखते हैं। और कल को यदि घर वर पे भेजना है अपने देश में, तो उसी खाते से ये लोग अपने जो भी रिलेटिव्स हैं या जो भी उनके खाते में पैसे भेजेंगे। जब पैसे भेजते हैं, अब यूएस से अगर यूएस से यहाँ पे आ रहे हैं पैसे, तो वो डॉलर है ना वहाँ पे, यहाँ तो रुपी है, तो डॉलर से रुपी में कन्वर्ट हो जाता है एनआरई से भेजने में, और उस कन्वर्जन का कोई चार्ज नहीं लगता है, और एनआरई पे किसी प्रकार का कोई भी टैक्स भी नहीं लगता है।
तो एनआरई खाता क्या हो जाता है? एक ऐसा खाता हो जाता है जिसको लोग यूज करते हैं ताकि मनी जो अर्न आउटसाइड इंडिया है इसको रख सकते हैं। ठीक है, सेकेंड। ठीक है, इसमें वो पैसे रखे जाते हैं जो लोग भारत के बाहर कमाते हैं। इसके कुछ और भी फीचर्स होते हैं। मनी इसमें जो है वो अब्रॉड से आती है, इंडियन रुपी में मेंटेन करते हैं। फिर जो भी प्रिंसिपल या इंटरेस्ट है वो पूरी तरह से रिपेट्रिएबल है, उस पर कोई चार्ज नहीं लगता है, कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगता है इसमें। ठीक है, तो ये एनआरई खाता हो जाता है। ये लोग विदेश में कमाए हुए जो चीज़ें होती हैं वो इसमें रखते हैं, और अगर भेजना होता है भारत में तो इसी खाते से वो लोग पैसे फिर भेजते हैं। ठीक है, एनआरओ खाते को सुनिएगा ध्यान से। नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। ठीक है, सो नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट का क्या मतलब है? नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट का मतलब है एक ऐसा अकाउंट, ठीक है, देखो एनआरई याद रखिएगा सभी लोग, एनआरई एक ऐसा खाता होता है जहाँ पे मनी जो आउटसाइड इंडिया कमाए होते हैं वो इसमें रखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसने $10,000 कमाया है और वो उस पैसे को भेजना चाहता है, तो उस केस में क्या करेंगे, अगर इन्होंने जो है $10,000 कमाए हैं और इसको डिपॉजिट कर रहे हैं, फर्दर वो उसको भेजना चाहते हैं, तो ये क्या करेंगे, ये जो है उनके जो एनआरई खाते में पैसे होंगे इसको ही भेज रहे होंगे हमारे देश में। फिर जो बैंक होता है वो उसको कन्वर्ट कर देता है हमारे देश की मुद्रा में और उस पर कोई चार्ज वार्ज नहीं लगता है। सो दिस इज एनआरई। एनआरओ इज नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट में क्या होता है? नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट का मतलब हो जाता है एक ऐसा अकाउंट, ठीक है, इसका मतलब हो जाता है सॉरी, तो ये जैसे मान लीजिए कि आपके भैया का एक फ्लैट था भारत में, ठीक है, आपके भैया का एक फ्लैट भारत में था और वो चले गए हैं, अब विदेश में जॉब कर रहे हैं। तो आपके भैया का फ्लैट भारत में है पर वो खुद विदेश चले गए हैं और वहां पे जाके वो जॉब कर रहे हैं। पर वो जो फ्लैट है उसको किसी को उन्होंने रेंट पर दे दिया। अब अगर वो उसे रेंट पर दिए हैं तो उन्हें हर महीने कुछ ना कुछ तो उसका रेंट लेना ही होगा, कुछ ना कुछ तो अमाउंट होगा ही। ठीक है, पहले ये समझ लीजिएगा, एनआरओ अकाउंट इज यूज्ड टू मैनेज इनकम अर्न्ड इन इंडिया। ठीक है, एन एनआरओ अकाउंट इज यूज्ड टू मैनेज इनकम अर्न्ड इन इंडिया। ठीक है, नाउ व्हाट इज दिस एनआरओ? एनआरओ देखो, एनआरओ में मान लीजिए कि आपके भैया का घर दिल्ली में है और हर महीने उन्हें 30,000 रुपए जो है रेंट पर मिलता है। वो क्या करेंगे, ये जो रेंट है ना इसको एनआरओ खाते में रखेंगे। तो एनआरओ खाता खोला जाता है इंडियन इनकम के लिए, इसको इंडियन रुपये में लोग मेंटेन करते हैं। जैसे किसी को रेंट रिसीव करना है, पेंशन, डिविडेंड कुछ भी करना है तो वो लोग इस पे जो है इस खाते में रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, जो भी इस खाते में पैसे रख के आपको इंटरेस्ट मिल रहे हैं उस पे टैक्स लगता है और ये एक हद तक रिपैट्रिएबल भी है, यानी जब आप इसको कन्वर्ट कर रहे हो तो उस पे आपके कुछ ना कुछ चार्जेस भी लगते हैं। ठीक है, FCNRS, सॉरी, हाँ,
देखिएगा, सो दिस इज फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट। अब ये क्या है? ये एक ऐसा अकाउंट है जिसमें एनआरआई चाहे तो फॉरेन करेंसी में अपने पैसे रख सकते हैं और इंडियन रुपी में उन्हें कन्वर्ट करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, सो एनआरआई कैन कीप देयर फॉरेन इनकम and don't have to convert in Indian करेंसी। ठीक है, सो ये एक ऐसा खाता होता है जहाँ पे जो भी एनआरआई है वो चाहे तो अपनी फॉरेन करेंसी को यहाँ पर रख सकता है, उसे इंडियन रुपी में कन्वर्ट नहीं करना है। सपोज करिए आपके भैया के पास में डॉलर है, वो उसे रुपए में नहीं कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो वो उन्हें क्या करेंगे, एफसीएनआर खाते में डाल देंगे। ये यूएसडी में कन्वर्जन नहीं होगा इसका। ठीक है, जो मनी है वो आपकी फॉरेन करेंसी में रहेगी। कोई भी जो एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन होगा उसके अगेंस्ट, क्योंकि कई बार जब एक्सचेंज कर देते हैं पता चला कि पहले जो था डॉलर का रेट हाई था, अब कम हुआ है, जब हमने एक्सचेंज किया तब कम था तो हमें कम मिला। तो चूंकि ये डॉलर में ही मेंटेन्ड है तो फिर ये फ्लक्चुएशन का कोई सेंस ही नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो बात को? ये हो जाता है इसका एक फायदा। और जनरली ये जो है ये एफडी में रहती है, अपनी बढ़िया पड़ी रहती है। ठीक है, तो ये सारी बातों को आप लोग ज़रा याद रखिएगा। ये 3 और भी तरीके के अकाउंट्स हो जाते हैं, एनआरई, एनआरओ, एफसीएनआर। एनआरई जब कोई जनरली अपनी फॉरेन इनकम को मेंटेन करता है और अपने देश में भेज रहा है, अपनी करेंसी में कन्वर्ट कर रहा है। एनआरओ जब कोई भारत का ही कुछ वो इनकम रिसीव कर रहा है। एफसीएनआर जब उनके जो भी पैसे हैं वो चाहते हैं कि जहाँ की करेंसी है उसी में कन्वर्ट, उसी में ही रखें, कन्वर्जन ना करें, ताकि किसी प्रकार का कोई फ्लक्चुएशन से कोई फर्क ना पड़े। सिंपल एज दैट। ठीक है, ओके। सो अगर आपको बाई चांस कई लोगों को एनआरई में प्रॉब्लम होती है तो फिर से समझ लेना एनआरई में क्या हो जाता है। सपोज करिएगा कि आपके भैया हैं, ठीक है, ऐसे सुनिएगा, आपके भैया हैं जो यूएसए में रह रहे हैं, वहाँ पे वो डॉलर कमाए, हर महीने कमा रहे हैं। अब वो चाहते हैं इन पैसों को भेजना, तो वो अपने एनआरई खाते में इस डॉलर को रखेंगे। जब वो इसमें एनआरई में रखेंगे ना तो वो कन्वर्ट हो जाता है रुपी में, फिर वो उसी को ही क्या कर सकते हैं, उसी को ही आसानी से वो फर्दर भेज सकते हैं अपने वहाँ पर। ठीक है, तो जो भी मतलब एनआरई खाता होता है, इसमें ये फ़ायदा हो जाता है कि अपने घर तक पैसा भेजना आसान हो जाता है, क्योंकि तुरंत कन्वर्जन हो जाता है बिना किसी चार्ज का। एफसीएनआर में आपने उसी खाते में उसी करेंसी में जो है मेंटेन करके रखा है। एनआरओ में आप विदेशी जो भी आपकी इनकम है उसको भी आप मैनेज कर रहे हो। सो ये आपके एनआरआई अकाउंट्स हो जाते हैं। ठीक है, चलो, सो आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो और आपको बहुत कुछ जानने को मिला हो। ठीक है, अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लेट मी नो। अब हम लोग जो है अगला चैप्टर फिर ऐसे ही लेंगे, और जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग इन्फ्लेशन और मॉनेटरी पॉलिसी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग इन्फ्लेशन और मॉनेटरी पॉलिसी के डिस्कशन कर रहे होंगे। टिल देन थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। टेक केयर, लव यू एंड बाय। एंड वन मोर थिंग, इफ यू आर वॉचिंग, मतलब अगर आप लोग करंट अफेयर्स नहीं देख रहे हो तो करंट अफेयर्स को देखना शुरू कर दो। कब? करंट अफेयर्स को सुबह 6:30 बजे आपको मिल जाती है क्लास, यूट्यूब चैनल बैंकिंग वाला पर। तो आप जाओगे, लिखोगे करंट अफेयर्स बैंकिंग, करंट अफेयर्स बाय सुष्मिता मैम या बैंकिंग वाला करंट अफेयर्स। सुबह 6:30 बजे क्लास लाइव होती है डेली बेसिस पर, तो आप वहाँ मुझे ज्वाइन कर सकते हो फॉर योर करंट अफेयर्स। चलो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।